चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आखिरकार खुशखबरी आ ही गई। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का तारीख तय कर दिया है। आखिर कैसा दिखता है चंद्रयान 3? इसमें कितना लागत लगाया गया है? तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 में 600 करोड़ से ज़्यादा लागत लगाया गया है। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। प्रोफेशनल मॉडल, दूसरा उतरने वाला हिस्सा लैंडर मॉडल, तीसरा घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा जिसे रोवर कहा जाता है। चंद्रयान 2 में एक और हिस्सा था जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, वह इस बार नहीं लगाया गया है। जैसे कि आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 अपनी ऑर्बिट से कनेक्शन कटने की वजह से फेल हो गया था, इसीलिए इस बार इस मॉडल को लगाया ही नहीं गया है। प्रोफेशनल चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। चांद पर पहुंचने के बाद यह वाला यूनिट काम करना बंद हो जाएगा, फिर काम करेगा लैंडर। उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम और इस साथ साथ लगे रोवर को भी उतारने का काम। रोवर में 4 चक्के लगे होंगे। यह एक रोबोट मशीन की तरह काम करेगा, घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा और कई तरह के सैंपल और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। यह टेस्ट 31 फरवरी और 2 जनवरी के बीच बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च से पहले किए जाते हैं। इन टेस्ट का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि आगे जाकर सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी पुर्जे अंतरिक्ष में मुश्किल माहौल में ठीक से काम कर सकते हैं या नहीं। क्या आपको यह समझने में मुश्किल लग रही है? तो मान लीजिए आप भरे बाजार में अपने दोस्त से कुछ बात करना चाहते हैं। पीछे गाड़ियों का शोर और बाकी लोगों की चिलचिलाती आवाज़ें आ रही है। आपके दोस्त को आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। इस बैकग्राउंड आवाज़ को साइंस भाषा में नॉइस बोला जाता है। जब बात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आती है तो ऐसे किसी बाहरी नॉइस से सर्किट में हो रहे अचानक हस्तक्षेप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस कहते हैं। और इसी समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं। अपने गौर क्या होगा जब आपके मोबाइल पर कॉल आने ही वाला होता है, तब कैसे पास में लगे मैग्नेटिक स्पीकर बीप 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 की आवाज़ आने लगती है। यह किच 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 जैसी आवाज़ होती है। यह भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस ही है। अंतरिक्ष में इस तरह की नॉइस कई वजह से पैदा हो सकती है। इनमें से एक वजह है सोलर फ्लेयर्स। अब यह क्या भला है? होता क्या है कि हमारे सूर्य की सतह पर कई तरह की गतिविधियाँ या यूं कहे कि कई तरह की तूफानी गतिविधियाँ आते रहते हैं। इस वजह से कई बार भारी ऊर्जा कुछ ही लपेट में हमारी धरती की ओर आ जाती है। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुर ढीले करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, सूर्य के साथ ब्रह्मांड के बाकी जगहों से आने वाले रेडिएशन किरणें, जिसे कॉस्मिक रेडिएशन भी कहते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आदि भी उपग्रह के सिस्टम में छेड़छाड़ करके काम में रुकावट डाल सकते हैं, जिससे मिशन गड़बड़ा सकता है। उदाहरण के लिए कॉस्मिक रेडिएशन बड़ी आसानी से किसी अंतरिक्षयान के सर्किट में घुसकर उसे खराब कर सकता है। इसलिए इंजीनियर EMI और EMC टेस्ट करते हैं ताकि इसे रोका जा सके। आखिर वैज्ञानिक इन टेस्ट में करते क्या हैं? जैसा कि आपको बताया गया, चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख मॉडल हैं। इसमें ऑर्बिट नहीं होगा जैसा चंद्रयान 2 में था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट से पहले ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और चंद्रयान 3 उसी का इस्तेमाल करके हमारे साथ संपर्क करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑर्बिट वो यान होता है जो किसी भी उपग्रह का चक्कर काटता है। तीनों मॉड्यूल्स को एक दूसरे से बात करने यानी कम्युनिकेट करने के लिए एक विशेष रेडियो काम में आता है। जैसे हमारे घर वाले रेडियो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर अलग अलग चैनल चलाता है, वैसे ही इन मॉड्यूल्स को भी अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ऑर्बिट का चैनल लगाना पड़ता है। बस यूँ समझ लीजिए कि यह टेस्ट कर इसरो ने यह सुनिश्चित किया कि लॉन्चर और सभी RF सिस्टम एक दूसरे से अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद भी आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। चंद्रयान 1 इस मिशन में चंद्रमा की तरफ पहली कूच करने वाली पहली कड़ी चंद्रयान 1 था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वैसे तो इस मिशन की मियादी 2 साल की थी, लेकिन अगस्त 2009 में संपर्क टूट जाने के कारण इसे बंद कर दिया गया। चंद्रयान 1 से इसरो के मोटे मोटे तौर पर 3 काम करवाने थे। पहला, चांद के कई हाई क्वालिटी नक्शा तैयार करना। दूसरा, चांद पर हीलियम जैसे रासायनिक तत्वों का पता लगाना। तीसरा, सबसे जरूरी, चांद पर पानी ढूंढना। हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान ने अपने सभी प्रमुख उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया।
इस मिशन का सबसे बड़ा हासिल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी खोजना रहा है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 की असफलता से इसरो का हौसला बुलंद हुआ और चंद्रयान 2 की नींव रखी। ध्यान देने की बात है कि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की केवल परिक्रमा की थी, लेकिन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड और रोवर को उतारने का भी योजना बनाई थी। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे: ऑर्बिट, विक्रम साराभाई के नाम से प्रेरित एक विक्रम लैंडर और प्रयाग नाम का रोवर। चंद्रयान 2 का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर को एक सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। सॉफ्ट लैंडिंग में किसी अंतरिक्ष यान को बिना नुकसान पहुंचाए सतह पर लैंड कराने की कोशिश की जाती है। ऑर्बिटर के चांद की कक्षा में स्थापित होने के बाद अंतिम पलों में तकनीकी खराबी के चलते विक्रम लैंडर ने 7 सितंबर 2019 को हाई लैंडिंग की और चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इसरो ने लैंडिंग के बाद रोवर के द्वारा चंद्रमा में पानी तलाशने और उसकी सतह की संरचना जांचने की उम्मीद की थी, लेकिन लैंडर के क्रैश होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक छूने का सपना भारत का टूट गया। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता तो चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव में करीब यान उतरने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन जाता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली थी, लेकिन वे कभी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं करवा पाए। अब चंद्रयान 2 के बाद अगला नंबर चंद्रयान 3 का है। यह फिर भी चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर को उतारना है, जिससे रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर वहीं परीक्षण कर पाएगा। इससे हमें चंद्रमा की सतह को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। आखिर ऐसा क्या है दक्षिणी ध्रुव पर कि भारत बार बार दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर उतारने का प्रयास कर रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई बड़े हिस्सों पर मौजूद गड्ढे अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूत है। कह लीजिए कि वहाँ एक किस्म का अस्थायी छाया है। इसी वजह से वहाँ का तापमान काफ़ी कम है और वहाँ बर्फ मिलने की संभावना है। कई देशों के ऑर्बिट ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का छानबीन की है। दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर की रचना अपने आप में ही एक रहस्य है और वहाँ हमारे सौरमंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन विशेषताओं के चलते यह जगह चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की